बिहार में एनडीए का मामला फंसता हुआ दिख रहा है। कल प्रधानमंत्री हफ्ते भर में दूसरी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का बुलावा भेजा। तो क्या वाकई में बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है? शनिवार को बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और उस मंच की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। हुआ ये कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पीएम को माला पहना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश को माला के भीतर अपने पास खींच लिया। प्रधानमंत्री और सीएम की इस केमिस्ट्री ने बिहार की सियासत में नई कहानी लिख दी। और केमिस्ट्री की ये कहानी जब लिखी जा रही थी, तब मंच पर एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता मौजूद ही नहीं थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी चिराग और उनकी पार्टी की तरफ से पीएम के स्वागत में एक शब्द नहीं लिखा गया। चर्चा उसी वक्त से हो रही है, क्या चिराग पासवान नाराज हैं और पाला बदलकर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? आज तेजस्वी यादव ने इशारों में ही सही बुलावा तो भेज ही दिया। ऐतिहासिक रैली के हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। सवाल ये कि चिराग पासवान एनडीए से अगर नाराज हैं, तो आखिर क्यों नाराज हैं? असल में नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद से प्रदेश के सियासी समीकरण में कई बदलाव आ गए हैं। इसके पहले एनडीए में चिराग पासवान को पूरा भाव मिल रहा था और माना यह जा रहा था कि चिराग पासवान अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ डील करेंगे और 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश के एंट्री से ही सारा खेला खराब हो गया। और बात सिर्फ यही नहीं, नीतीश के एनडीए में आने के बाद भी चिराग पासवान नीतीश को लेकर नरम नहीं है। नीतीश कुमार भी 2020 में चिराग की वजह से मिली विधानसभा चुनाव की हार को अब तक नहीं भूले हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू महज 43 सीट जीत पाई। उस चुनाव में 134 सीटों पर चिराग ने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। चिराग के उम्मीदवारों को मिले वोट की वजह से जेडीयू 41 सीट हार गई। 2020 के चुनाव में चिराग साथ होते तो एनडीए 170 से ज्यादा सीट जीतता। चिराग की वजह से बिहार की नंबर 1 पार्टी रही जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई और इसी नाराजगी का नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। कहा जाता है कि जेडीयू ने पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी को तोड़ दिया और 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। बाद में नीतीश के कोटे से पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बने। अब एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद पशुपति पारस को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग का खेमा परेशान है। यही वजह रही कि शनिवार को औरंगाबाद और बेगूसराय की रैली में चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। राजनीतिक गलियारों में संदेश ये गया कि चिराग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। हालांकि पार्टी के नेता बचाव में ये कहते रहे कि वो दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कल माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन दोनों जगहों पे औरंगाबाद और बेगूसराय में हमारे जिला इकाई की टीम अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने पहुंची थी। तो जो ये विपक्ष कयास लगा रहा है, कुछ आइडियाज लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एनडीए की दोबारा सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे थे। बावजूद इसके चिराग पासवान जैसे नेता जो खुद को मोदी का हनुमान बताते थे, उन्होंने मोदी की रैली से दूरी बना ली। बिहार में करीब 6% पासवान जाति के वोटर हैं। इस वोट बैंक पर रामविलास पासवान की मजबूत पकड़ थी। अब चाचा पारस और भतीजे चिराग
दोनों का इस वोट बैंक पर दावा है। जानकार मानते हैं चाचा की तुलना में भतीजे चिराग पासवान की अच्छी पकड़ है। सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाही देती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 विधानसभा चुनाव में मिले धोखे को अब तक भूले नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व नीतीश के साथ आने से काफी सहज महसूस कर रहा है। अब चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और सधी चाल से उन्हें देखना होगा कि आगे क्या करना है, नहीं तो कोई भी गलत चाल उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी अपनी सिटिंग 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी है। जेडीयू भी 16 सीटों पर तैयारी कर रही है। मामला बाकी बची 7 सीटों को लेकर है। चिराग पुरानी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं, तो पशुपति पारस भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा बीजेपी की कोशिश अंतिम समय तक चिराग और पारस को साथ लेकर चलने की होगी, ताकि पासवान वोट एक मुश्त एनडीए के साथ रहे। चाचा पारस और भतीजे चिराग में हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई भी है। चाचा यानी पशुपति पारस हाजीपुर से मौजूदा सांसद है, लेकिन चिराग पासवान उसी हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे का समीकरण क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कौन खुश होता है, कौन नाराज, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला फिलहाल फंसा हुआ ही दिख रहा है। तो चाचा भतीजे की सियासी जंग और तेजस्वी के ऑफर को लेकर बिहार में सियासी पारा जो है इस वक्त गर्मा गया है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से इस पर बात की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पशुपति पारस, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये इंटरव्यू अहम है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। पिछले चुनाव में आपके बड़े भाई भी थे, इस बार नहीं है वो। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को उन जनता के बीच रखते हैं, और इसके अलावा कैसे आप अपने भाई को भी याद करते हैं? देखिए, हमारे बड़े भाई साहब बचपन से ही, हमारे दोनों भाई की उम्र में 5-6 बरस का अंतर था, और बचपन से ही वो शोषित, पीड़ित, दलित की अकलियत की बात करते थे। मैं रामविलास पासवान नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं रामविलास पासवान का खून हूं, और निश्चित रूप से जो उनका अधूरा सपना है, मेरा प्रयास रहेगा और मेरा प्रयास है कि उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। छोटा सवाल है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा है चिराग पासवान को लेकर कि अगर चिराग साथ आना चाहते हैं तो वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा। कोई कमेंट्स नहीं है। देखिए, ये व्यक्तिगत राय है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मामला उनका है। मैं क्या करूंगा वो हमसे पूछ लीजिए। क्या करेंगे आप? मैं एनडीए में हूं, मैं एनडीए में था, और मैं घोषणा किया हूं कि जब तक मैं राजनीतिक जीवन में रहूंगा एनडीए के साथ रहूंगा। सिर पर चुनाव है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है आप लोगों के ऊपर, तो इसीलिए ये सवाल बनता है कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा है कि आप जो बात कहवाना चाहती हैं, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं, और एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और हम लोग स्टेट में हैं, स्टेट पार्टी हमारी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य है। लोकसभा की 80 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने आज यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। 2 मंत्री पूर्वांचल से, 2 मंत्री पश्चिम से बने हैं। कैसे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, ये रिपोर्ट देखिए। एसपी-एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। पुरकाजी से आरएलडी के विधायक अनिल कुमार। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साहिबाबाद से बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, उनमें इन 4 चेहरों को जगह दी है। 2 पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, तो 2 चेहरों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जगह दी गई। अति पिछड़ा, दलित, ब्राह्मणों को साधने का संदेश इस विस्तार में दिया गया है।
जयंत चौधरी की पार्टी अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बनी। जयंत की पार्टी जाटों की पार्टी कही जाती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण, जिसमें जाट और दलित का गठजोड़ बनाने के लिए ही एनडीए के रणनीतिकारों ने दलित नेता अनिल कुमार को जाटों की पार्टी से मंत्री बनाया है। हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? वो सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है और इस वोट बैंक पर मायावती की मजबूत पकड़। पश्चिम में दलित और जाट साथ आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मिशन 80 आसान हो जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट के विधायक सुनील शर्मा का मंत्री बनना। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुनील शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं और विधानसभा में 2,14,000 वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। असल में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी का जातीय समीकरण दुरुस्त करना चाहती है और इसी कड़ी में पूर्वांचल के राजभर को सेट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर और पूर्वांचल के ही अति पिछड़ों को सेट करने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 4% है। पूर्वांचल के 5 जिलों में करीब 15 से 17% राजभर वोटर है। 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर प्रभाव रखते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान नूनिया जाति से आते हैं। राज्य में नूनिया जाति की आबादी करीब 10% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ थे। तब बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हुआ था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5, मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीट ही मिली थी। बलिया की 7 में से 2, जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पूर्वांचल तो अनिल और सुनील के जरिए पश्चिम की सीटों को साधने की रणनीति बनाई गई है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर मतदाताओं की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृहनगर और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। महाकाल के दरबार में कांग्रेस के युवराज वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा पाठ, गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड। महाकाल की भक्ति में सराबोर ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राहुल ने महाकाल के दर्शन किए और चुनौती दी सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो उज्जैन दक्षिण से लगातार 3 बार के विधायक हैं। राहुल चुनावों से पहले इन दिनों मध्य प्रदेश में गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। मकसद साफ है कि किसी तरह कांग्रेस की खोई हुई साख वापस लौट सके।